गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जैसा कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में परमाणु संरचना के अंदर एक लास्ट टॉपिक अपने पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश, और इसके लिए हमें देखिए यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट भी पढ़ेंगे, इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में हमें जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो निकाल रहे हैं उसके लिए शेल्टर का रूल है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है क्या, यानी किसी भी नाभिक की हम बात करें और इसके अंदर ये एक न्यूक्लियस है जिसकी हम बात करें नाभिक, और इसमें क्या पाया जाता है हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात हम करते हैं। प्रोटॉन चूंकि एक पॉजिटिव चार्ज है तो इस चार्ज के कारण जो नाभिक का जो आवेश बन रहा है, न्यूक्लियस का जो आवेश बन रहा है न्यूक्लियस पर, उस आवेश को क्या कर देते हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी न्यूक्लियस का चार्ज है। क्या कहेंगे इसको? न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज में देखिए यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट कैसे प्रभावित कर रहा है और स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे प्रभावित कर रहा है, क्योंकि अगर ये प्रोटॉन संख्या हम देखते हैं बढ़ते हुए जाएंगे तो निश्चित रूप से चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो उसके अनुसार उसके आकार पे, उनके परमाणु संरचना पे इनके प्रभाव पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये किस कारण से नहीं हो रहा है? ये शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण से ऐसा नहीं होता है। तो देखिए शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट की जो हम बात कर रहे हैं उसके अंदर ये जो चार्ज की बात हम कर रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कैसा प्रभाव इसका दिखा रहा है। देखिए इसको एक एग्जांपल से हम यहाँ पे समझेंगे। ये हमारे पास न्यूक्लियस, ये हमारे पास क्या है ऑर्बिट्स हैं। इन ऑर्बिट्स में क्या पाए जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी में। अब स्वाभाविक है एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा क्या हो रहा है, यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है, ये भी नाभिक के द्वारा अट्रैक्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के द्वारा अट्रैक्ट हो रहा है। तो नाभिक के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पे जो आकर्षण प्रभाव पड़ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन भी पड़ रहा है, इसके ऊपर भी पड़ रहा है, लेकिन यहाँ इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यानी जैसे जैसे हम बाहर की ओर जाते हैं वैलेंस शेल की ओर, जो इलेक्ट्रॉन पे प्रभाव जो पड़ना चाहिए नाभिक का, वो प्रभाव नहीं पड़ पाता है। जितना आकर्षण होना चाहिए वो आकर्षण नहीं हो पाता है, और इसी को हमने क्या कह दिया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? देखिए यहाँ पे हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये आकर्षण कर रहा है, इसको आकर्षण कर रहा है। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण, या यूं कहेंगे इस इलेक्ट्रॉन नाभिक के मध्य आकर्षण, दो तरीके के बल यहाँ पे कार्य कर रहे हैं हमारे सामने। एक तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल, रिपल्सन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य। दूसरा बल न्यूक्लियस नाभिक और नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये दो प्रकार के बल यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। अब होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा तो स्वाभाविक है ये क्या हुआ, आकार में वृद्धि होगी। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा तो ये भी आकार बढ़ता जाएगा। तो जो आकर्षण इसके पास होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। अब किसके कारण से हुआ? ये मध्यम के जो इलेक्ट्रॉन हैं, मध्यम के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बाह्य इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और नाभिक के द्वारा जो बाह्य इलेक्ट्रॉन का आकर्षण होना चाहिए उस आकर्षण को अवरुद्ध का कार्य कर रहे हैं, या यूं कहें एक आवरण। स्क्रीनिंग क्या है? एक आवरण। ये आवरण है, या यूं कहें शील्डिंग इफेक्ट। ये एक शील्डिंग कर रहा है। किसको शील्ड कर रहा है? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को नाभिक के प्रति जो आकर्षण होना चाहिए उस आकर्षण को रोक रहा है। भाई दो चीजें हैं, दोनों के बीच में अगर मान लीजिए एक चीज आ गई कि बाहर का आउट सेल है, दूसरा ये अंदर का आ रहा है, और ये हमारे पास नाभिक है, तो नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रही है, पर ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है। प्रतिकर्षित करने के कारण जो आकर्षण इस नाभिक के साथ होना चाहिए वो आकर्षण इसके साथ नहीं हो पाता है, और ऐसे प्रभाव को हमने क्या कहा शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो मध्यम के इलेक्ट्रॉन बाह्य इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, यूं कहें नाभिक के द्वारा जो बाह्य इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण होना चाहिए उस आकर्षण बल के अंदर कमी आती है, और वो कमी क्या कहलाती है हमारे पास? यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट, या यूं कहें कि इसको आवरण प्रभाव कहेंगे। क्लियर है शायद ये?
अब चलते हैं आगे, देखिए शिल्डिंग इफेक्ट के बाद क्या आता है हमारे पास, इसके बाद आ रहा हमारे पास शेल्टर का नियम। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी नाभिक में प्रभावी नाभिकीय आवेश निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है, और वो क्या है, जेड इफेक्ट, प्रभावी नाभिकीय आवेश इक्वल टू जेड माइनस एस। इसको कई जगह जेड माइनस सिग्मा भी लिखा हुआ है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना अपने को। एस और सिग्मा दोनों क्या है, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, या यूं कहें ये शील्डिंग इफेक्ट, या इनके स्क्रीनिंग स्थिरांक ये कहते हैं। तो ये आवरण स्थिरांक का मान एस या सिग्मा जब निकाल लेते हैं, और ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, इस एटॉमिक नंबर में से जब ये शील्डिंग इफेक्ट का मान हम कम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान आ जाएगा। इसके लिए शेल्टर ने कुछ नियम दिए हैं, उन नियम को हम एक बार देख लें। देखिए, इससे भी समझ लें इसको एक बार। ये ऑर्बिट हमारे पास है, ये बाह्य ऑर्बिट को कहते हैं एनएस ऑर्बिट, या एन दे दें इसको नाम यहाँ पे एक बार। ये क्या हमारे पास n-1, ये कौन सा है n-2, ये कौन सा है n-3। n क्या, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब क्या होता है, देखिए इन्होंने कहा कि s और p, दो चीज़ ध्यान रखिए। जब s एंड p ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करते हैं, किसके, s और p की, तो पहला नियम इनका क्या था कि ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। किसकी ग्रुपिंग कैसे होती है, 1s जैसे 2s 2p, 3s 3p, 3d 4s 4p। अब यहाँ ग्रुपिंग का मतलब जैसे ये एक ग्रुप बन गया, 2s 2p का एक ग्रुप बन गया, 3s 3p का ग्रुप बन गया, 3d का एक अलग ग्रुप बनेगा, ध्यान रखना हमें 3d का अलग ग्रुप रहेगा, 4s 4p का ग्रुप बन गया। तो ऐसे सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे। इसकी ग्रुपिंग करने के पश्चात इन्होंने कहा कि n कक्ष में जब इलेक्ट्रॉन है, और ns की बात, np की बात कर रहे हैं, np के अंदर n में जब इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर इलेक्ट्रॉन जो n कक्ष की बात हम कर रहे हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो परिरक्षण प्रभाव होगा वो 0.35 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई इसको हम कर देंगे, जितने लोग वो एग्जाम्पल में हम इसको और क्लियर कर लेंगे। थर्डली इन्होंने ये कहा कि n-1 ऑर्बिट के अंदर इसका जो मान है 0.85 से निकालेंगे। किसके मल्टीप्लाई, नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 ऑर्बिट। क्लियर है। फोर्थ में इन्होंने क्या कहा कि n-2 या n-3 या n-4 ये कोई भी हो सकते हैं। इन सब के लिए जो मान आएगा उसको 1.0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, जितने इलेक्ट्रॉन उसके पास है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो नियम में 4 बात विशेष करके है हमारे पास s और p के एवज में। जब इलेक्ट्रॉन s और p में है तो हम पहले ग्रुपिंग कर लेंगे। ग्रुपिंग के पश्चात आउटर जो n ऑर्बिट में है उनको इलेक्ट्रॉन्स को हम 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके पश्चात n-1 ऑर्बिट के अंदर हम इसको 0.85 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और n-2 में हो या n-3 में, जैसे 2 लिया 3 लिया, तो अंदर के जो भी होंगे उनको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.0 से। फिर फिफ्थ क्या बात आई कि अगर ये तो था spo के लिए, d और f इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो उसके लिए जो बाह्य कक्षा की संयोजकता वैलेंस की बात करें उसमें तो 0.35 से ही गुना होगा n वाला इलेक्ट्रॉन के लिए। इसके अंदर के क्या कहा इन्होंने, d और f के लिए n-1, n-2, n-3 एटसेट्रा,
इन सब के लिए जो है 1.0 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालने के लिए। क्लियर हो गई चीज़? तो यहाँ पे डी और एफ के लिए हम अलग तरीके से लेंगे, इसी प्रकार से एस और पी के लिए हम ये रूल लागू करेंगे। वहाँ पे एन का तो मान समान आ रहा है, लेकिन n-1 में 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डी और एफ आएगा तो वहाँ हम सभी के लिए अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कितना प्रतिरक्षण इसका कर रहे हैं, शिल्डेड कर रहे हैं, उनके प्रभाव को हम 1.0 से प्रति इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये एग्जाम्पल में हम इसको देखेंगे। एक चीज़ और, कई बार हमने जैसे मान लीजिए 4s 3d इनमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और हमें कहा जाए कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के आधार पे हम इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट या यूँ कहें कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्ञात कीजिए। तो वहाँ एक चीज़ याद रखनी है आपको, जब वैलेंस सेल की बात आ रही तब तो लास्ट 4s तक का हम बात करेंगे। जो लास्ट में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है वो अंदर के इलेक्ट्रॉन से कितना प्रतिकर्षित हो रहे हैं इससे हम ज्ञात कर लेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप कह दें कि 3d इलेक्ट्रॉन के लिए, 3d इलेक्ट्रॉन के लिए उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्ञात कीजिए, तो चूंकि 4s आगे है तो यहाँ पे हम कहने का अर्थ ये है कि 3d के बाहर की सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनका मान शून्य होगा, वो कोई प्रतिरक्षण नहीं करेंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, ये मान लीजिए हमारे पास p कक्षक में है या d में सपोज कर लीजिए एक बार, और इसके बाहर कोई s कक्षक है या p कक्षक है, कोई भी है, तो यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस इलेक्ट्रॉन को प्रभावित नहीं करेंगे प्रतिकर्षित रूप से, वो इस इलेक्ट्रॉन को प्रभाव क्या जाएगा, शून्य आएगा। क्योंकि हम करें नाभिक से उसका आकर्षण क्या हो रहा है, उसके अंदर कमी क्या आ रही है, उसमें प्रतिकर्षण का मान क्या आ रहा है, तो अंदर के इलेक्ट्रॉन की हम यहाँ पे बात करते हैं और उसी के तहत हम इसका मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे इसको आसानी से हम वैसे भी दिखा सकते हैं कि NS के लिए याद करने के तरीके में, इसके लिए S और P के लिए, S और P के लिए अगर हम बात करें तो हमने कहा यहाँ पे ये n का आ गया, ये n-1, ये n-2, ये n-3, तो ये हमारे पास आएगा 0.3.5, ये आ जाएगा 0.85, ठीक है, और ये अंदर क्या आ जाएंगे 1.0। ये मान हम कर लेंगे, इसका भी 1.0 होगा, इसका भी 1.0 होगा। तो इससे भी हम इसको समझ सकते हैं। अब मान लीजिए D और F की बात हम करें सॉरी D और F के लिए क्या होगा, यहाँ जो N है उसके लिए हम करें 0.35 ही होगा। n-1 के लिए यहाँ पे, n-2 के लिए, n-3 के लिए, सब के लिए क्या होगा 1.0, 1.0, 1.0। ये हमें दोनों चीज़ें यहाँ पे समझ लेनी चाहिए। ये SP के लिए हो गया, ये DF के लिए हो गया। तो ये मान हमें ध्यान रखना है कि बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन जिसके हम वैलेंस सेल की बात कर रहे हैं, जब हमें उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालना है तो अंदर वाले ये इन इलेक्ट्रॉन सभी का मान क्या है हमारे पास 1.0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर SP की बात कर रहे हैं तो n के मान तो वही आएगा, n-1 में 0.85 से, और अंदर के हैं तो 1.0 से गुणा कर देंगे। एक चीज़ और, अगर यहीं पे S1 की बात हम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए, तो वहाँ पे 0.30 से ही होगा। ये इतनी सी बात किसने बताई, हमें सेल्टर ने बताई कि इन नियमों का पालन करते हुए हम किसी भी एटम के लिए उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल, देखिए शायद क्लियर होगी ये चीज़। पहले हमने क्या देखा, इसका शिल्डिंग इफेक्ट देखा। शिल्डिंग इफेक्ट क्या है कि नाभिक और बाहर के इलेक्ट्रॉन के मध्य पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के कारण बाह्य इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करना, और या यूँ कहते हैं कि बाह्य इलेक्ट्रॉन का आकर्षण जो नाभिक के प्रति है उसको कमी होना, उतना आकर्षण नहीं हो पाना, ये सब किसके कारण से हो रहा है, शिल्डिंग इफेक्ट के कारण। यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसका मतलब एक आवरण बन गया जो कि बाह्य इलेक्ट्रॉन को अंदर तक आकर्षित नहीं होने दे रहा है। दूसरा इसी में हम कहें कि इन इलेक्ट्रॉन्स के मध्य न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज क्या हो गया कि जो इस इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण होना चाहिए था नाभिक बिटवीन न्यूक्लियर और न्यूक्लियस व इलेक्ट्रॉन, इनके मध्य जो आकर्षण होना चाहिए था उस आकर्षण को इन इलेक्ट्रॉन्स ने रोक दिया, वो तो हो गया स्क्रीनिंग। और ये जो प्रभाव में कमी आई वो क्या होगा, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
क्योंकि अदरवाइज तो नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं उतने ही आराम से इसका इफेक्ट आना चाहिए था, लेकिन वो उससे कमी हो जाती है। कमी किस लिए हो जाती है? स्टिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण। और इनको निकालने के मान किसने बताया हमें? स्लेटर रूल ने इसको हमें निर्धारित करने के लिए तरीका बताया। अब लेते हैं हम एग्जाम्पल, देखिए इसका एग्जाम्पल में ये हमारे पास देखिए, इसको मिटा दें शायद, चलिए ये मिटा देते हैं एक बार अपन। ये एग्जाम्पल हम लेंगे, इससे और क्लियर हो जाएगा इसकी पोजीशन हमारे पास कि क्या स्थिति बन रही है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन एन, तो नियम के अनुसार चलेंगे, आसानी से हम निकाल सकते हैं। पहला हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन 7, क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 2p3। ये हमारे पास इसका नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब चूंकि हमें ये नहीं बताया गया कि एस में है, किस में का, बाद में कहा वैलेंस सेल संयोजकता कोष के अंदर नाइट्रोजन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्ञात कीजिए। तो हमें इस प्रकार की पोजीशन देखिए, ग्रुप बनाएंगे। ये हमारे पास ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया। इस ग्रुप में हमने क्या कहा था? बाह्य कक्ष में किसकी? एस और पी की बात हमने की थी। तब बाह्य में कितना था हमारे पास मान? 0.35। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन के द्वारा? यानी 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये हैं। अब इलेक्ट्रॉन से कौन सा होगा बाह्य? ये हो गया हमारे पास जेड वाला। ये इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षित हो रहा है? 2 3 4 इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षित। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि 5 नहीं कर देते। कई बार जल्दी में क्या करते हैं हम? 5 इलेक्ट्रॉन कर देते, नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन। भाई एक तो प्रतिकर्षित हो रहा है इनसे, तो हम कहेंगे 4 × 0.35। ये मान हम निकाल लेंगे। 4 × 20, 4 × 12 और 2 14, 1.40। इसी प्रकार से अब क्या करेंगे आप? ये तो हमारे पास किसका आया? इसका। अब अंदर का क्या हमारे पास? दूसरा 1s2, वो किस में आ गए? n-1 में। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। किससे? 0.85 से। ये कितने आए? 10 8 16 17, 1.7। कितना हो गया? 3.10। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी एस का जो मान आया है या सिग्मा का जो मान आया है वो हमारे पास क्या आ रहा है? 3.10। तो अब इसको हम निकाल सकते हैं जेड इफेक्ट जेड माइनस एस। ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब क्या आएगा? जेड क्या है? नाइट्रोजन के लिए 7 है एटॉमिक नंबर, माइनस एस क्या आ गया? स्क्रीनिंग इफेक्ट। इन दोनों को जोड़ना है, ध्यान रखना है। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते थे अपन, 4 × 0.35 प्लस 2 × 0.85, और ये आ गया 3.10। ये मान आ गया हमारे पास। अब ये आया कितना? 3.10। तो ये मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 3.90। यानी इसका जो न्यूक्लियर इफेक्ट जो है जेड इफेक्ट वो आएगा नाइट्रोजन के लिए 3.90। तो ये हमने बात की थी एस और पी कक्षक में जब इलेक्ट्रॉन है उसकी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखिए इसमें, क्योंकि कोई भी एग्जांपल आपको दे दिया जाए तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। स्लेटर रूल अगर आपके ध्यान में है, ये चीज़ ध्यान में है, तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में पर्टिकुलर बात करें तो भी निकाल सकते हैं, और वैसे कहें तो भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए जिंक की बात करते हैं, Zn। जिंक कितना है? 13। और हमें कहा कि वैलेंस सेल के अंदर इसका संयोजकता कोष में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्ञात कीजिए। तो वही तरीका पहला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 कितने हो गए? 10 20 और 8 28 और 4s2, राइट।
अब पहला काम तो हमारे पास होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। वैलेंस शेल की बात करें, स्वाभाविक है क्या है, बाहर के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक से प्रतिकर्षित होगा, 1 ही तो आएगा ना इसका। अब इससे हम निकाल सकते हैं, पहले ग्रुप बनाएंगे, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप। डी का और एफ का अकेले का ग्रुप होगा, इसमें ध्यान रखना इस चीज़ का। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि 3 में ही है दोनों, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये भी अंदर का कक्ष है, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे इस चीज़ को। अब इस इलेक्ट्रॉन के कारण ये प्रतिकर्षित है, तो हम मान कैसे रखेंगे अब इसका, देखिए दूसरे तरीके में कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा इंटू 0.35, कौन से का है, n का, जो आउटर सेल की हम बात कर रहे थे, वैलेंस सेल की। एक इलेक्ट्रॉन एक को प्रतिकर्षित कर रहा है, क्लियर है, प्लस ये हो गया हमारे पास n का, ये चूंकि एक साथ है तो n-1, ये हो जाएगा n-2 का। तो n-1 में कितने हमारे पास, 18 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.85 प्लस अंदर कितने हैं, 6 to 8 और 2 10, 10 इंटू 1.0, क्योंकि n-2 ले लें, n-3 ले लें, n-4 ले लें, सबका मान ns के लिए, nsp के लिए क्या होगा हमारे पास, 1.0 होगा। क्लियर है यहाँ तक। इसका अगर हम मान कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 25.65। ये मान कैलकुलेट कर रखा था हमने, इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये आ गया। अब हम इसको निकालें तो क्या आ जाएगा, 13 माइनस 25.65 और ये आ जाएगा हमारे पास 4.35। ये आ गया हमारे पास जिंक का इफेक्टिव चार्ज। कौन सा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिंक के लिए। अब ये फॉर्मूला इसलिए बताया मैंने आपको यहाँ पे ये एग्जाम्पल, क्योंकि इसके अंदर ही हमने क्या कहा था, जिंक के संयोजकता कोष की बात की थी हमने, संयोजकता कोष की बात की थी, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात अगर हम यहाँ कर रहे हैं, किसके, संयोजी इलेक्ट्रॉन की, तब तो हमें ये चीज काम में लेनी पड़ेगी। अब इसकी जगह मान लीजिए ये लिख दे आपको, क्या लिख दे कि जिंक के 3D संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए Z इफेक्ट का मान ज्ञात कीजिए। ये चीज अगर आपको कहता है तो फिर यहां पे हम ये चीज काम में नहीं लेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, फॉर्मूला तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यही रहेगा, पर अब देखिए यहाँ पे अंतर क्या आएगा। वो देखिए, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, मैंने कहा जिस इलेक्ट्रॉन के, जिस कक्ष के इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, उसके बाहर का कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उसका परिरक्षण प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो क्या मानेंगे, शून्य। तो इसको हम खत्म कर देंगे। ये क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, यानी इसका मान क्या हो गया, शून्य। तो इसको हम नहीं लेंगे। अब n कौन सा हो गया हमारे पास, ये हो गया, ठीक है। तो इसके मान से अब हम इनके मान को अंदर ज्ञात कर सकते हैं। ये आ जाएगा अपने पास मान, ये मान वैसा का वैसा रह जाएगा, क्यों, अंदर के जो भी मान है वो सब क्या हो जाएंगे, अब 1.0 से गुणा हो जाएंगे। समझ रहे बात को। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि 4s2 वाला ये जो इलेक्ट्रॉन है, जिसको हमने n मान रखा था पहले, अब इसका मान 0 हो गया है, क्योंकि बाहर के इलेक्ट्रॉन को हमें काम में नहीं लेना है, क्यों, प्रभाव इसका पड़ रहा है। अब यहाँ पे क्या पड़ रहा है, देखिए n का प्रभाव क्या पड़ा हमारे पास, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है कितने हैं, d में भाई 10 इलेक्ट्रॉन है, 8 और ये 10। अब चूंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ आया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन से प्रभावित हुआ है, 9 इलेक्ट्रॉन से। कितने से होगा, ये 9 इलेक्ट्रॉन से प्रभावित होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 9
किसका आ जाएगा, n किसको माना हमने भाई, DF में ये तो माना है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 9 इंटू 0.35, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मैंने कहा अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनका मान 1.0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अपने पास कितने आ गए, 2 4 6 10 और 2 12 और 6 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा इंटू 1.0 से। ठीक है, तो ये जब मान हम निकालेंगे तो ये मान हमारे पास आएगा 21.15, और इसको 13 माइनस 21.15 से करेंगे तो ये मान हमारे पास आ रहा है 8.85। जेड इफेक्ट किसका, जिंक के 3D का। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना वहां पे कि हमें संयोजी कोष की बात कर रहा है जिंक के या किसी भी एलिमेंट के, तो उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस किस इलेक्ट्रॉन से अंदर की ओर प्रतिकर्षित की संभावना है, या यूं कहीं स्क्रीनिंग उसकी हो रही है, शील्डिंग इफेक्ट उसका पड़ रहा है, वो मान हम शेल्टर नियम के अनुसार रखते जाएंगे और मल्टीप्लाई करके इसका मान निकालेंगे एस का, और उसके बाद एटॉमिक नंबर से उसके मान को कम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड इफेक्ट का मान उसमें आ जाएगा। अगर हमारे पास संयोजी इलेक्ट्रॉन से पहले के इलेक्ट्रॉन किसी कक्ष की बात उन्होंने कर दी, 3D में ज्ञात कीजिए, ठीक है, या अंदर के 2p में ज्ञात कीजिए, तो ये अगर आपको दे दिया इसका मतलब बाहर चाहे कितना भी हो, 3s हो 3p हो d, कोई मतलब नहीं हमें इससे मतलब है जिस इलेक्ट्रॉन की बात वो कर रहे हैं और उसके अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन हैं जो इसको प्रतिकर्षित कर रहे हैं, उसी के कारण जो प्रभाव पड़ा, हम किसकी बात कर रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट की। तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर शील्डिंग इफेक्ट उसका क्या पड़ रहा है, क्या प्रभाव उसका पड़ रहा है, नाभिक की आकर्षण में उसका कितनी कमी हो रही है, उस बात को हम क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के द्वारा यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक तरीका है इसको याद रखने का। इस प्रकार से आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो यूनिट थी वो समाप्त हो जाती है। इस यूनिट को अच्छी तरह से पढ़िए। इसके साथ ये हमारे पास नंबर जो था ये 8 नंबर का हमारे पास वीडियो है आज, तो इनको आप देखें एक बार, समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई आती है समस्या तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।